हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वैभव और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल फ्रेंडली डॉक्टर पे। ये चैनल हम लोग ने इसलिए बनाया है कि कई बार आप छोटी छोटी बातें हैं जो अपने डॉक्टर से शेयर नहीं कर पाते हैं, या डॉक्टर बहुत बिजी होता है तो छोटी छोटी डिटेल्स, माइनर डिटेल्स जो ओपीडी में जब आप दिखाते हैं डॉक्टर्स को तो मिस हो जाती है। तो इन छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमने चैनल बनाया। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल पेन या गर्दन या गले में दर्द। इस वीडियो में हम आपको कॉमन जो कॉज होते हैं, कारण जो होते हैं सर्वाइकल पेन के, उनके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ वो इजी एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे जो आप घर में, ऑफिस में कर सकते हैं, जिससे आपको गले में दर्द या सर्वाइकल पेन से राहत मिल सकती है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम करेक्ट बॉडी पोस्चर या बॉडी पोजीशन के बारे में भी जानकारी देंगे। ऐसी और मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम लोग बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर आते हैं, सर्वाइकल पेन। सबसे पहले हम लोग पहले अपने नेक या गर्दन या सर्वाइकल रीजन की संरचना के बारे में समझते हैं। तो हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां होती हैं बैक में, जिनको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन। तो जो ऊपर की 7 हड्डियां होती हैं उनको बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन। ये 7 हड्डियां मिलके हम लोग की गर्दन की संरचना करती हैं। ये जो 7 सर्वाइकल हड्डियां होती हैं ये जुड़ी होती हैं आपस में फैसेट जॉइंट्स के माध्यम से। अब फैसेट जॉइंट का क्या रोल होता है? फैसेट जॉइंट का रोल होता है कि वो मदद करता है हमारी गर्दन को किसी भी दिशा में मूव करने में। हमारी जो 7 गले की हड्डियां होती हैं इनके बीच में कार्टिलेज होता है जिसको बोलते हैं डिस्क। जो ये डिस्क होता है इसका रोल होता है एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, और साथ ही साथ हमारे गले में फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जब ये डिस्क अपने पोजीशन से हिल जाती है तो ये हमारे नर्व को कंप्रेस करने लगती है और हम लोग को पेन या फिर टिंगलिंग या फिर कोई नम्बनेस हमारे फिंगर्स या हाथ में हमको फील होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर्वाइकल पेन किस किस तरीके से प्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम लोग को या तो गले में दर्द हो सकता है या स्टिफनेस हो सकती है। गले में हम लोग को यूजुअली जो दर्द होगा वो मिड पार्ट ऑफ द नेक, गले के मिड पोर्शन में हम लोग को दर्द होगा, और ये दर्द हमारा कंधों पे, दोनों कंधों पे जा सकता है, या फिर ऊपरी चेस्ट के ऊपरी हिस्से में भी ये पेन हमारा जा सकता है। हम लोग को पेन या कमजोरी अपने हाथ में भी फील हो सकती है। साथ ही साथ टेंशन हेडेक, जिसको बोलते हैं हमारे कान या आई के आसपास के रीजन में हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, जिसको टेंशन हेडेक भी बोलते हैं। और कई बार हम लोग को अपनी नेक को, गले को मूव करने में भी पेन हो सकता है। हमारी जो गले की मांसपेशियां होती हैं वो टाइट फील हो सकती हैं। और कई बार बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं कि जैसे सर, जब मैं कार बैक कर रहा होता हूँ तो मेरी गर्दन पूरी तरह बेंड नहीं होती है, मैं पूरा पीछे का हिस्सा देख नहीं पाता हूँ, या जब मैं पीछे की तरफ देखने का प्रयास करता हूँ तो मेरे गले में असहनीय दर्द होता है। दूसरा प्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वो होता है नम्बनेस या टिंगलिंग सेंसेशन। हाथों में सुन्न हो जाना, हाथों में झंझनाहट होना, ये दूसरा कॉमन प्रेजेंटेशन होता है जो शिकायत पेशेंट लेके आता है हमारे पास। ये जो समस्या है ये थोड़ी सी सीरियस है एज कम्पेयर टू पेन या स्टिफनेस के कंपैरिजन में। ये थोड़ा ज़्यादा सीरियस समस्या है। अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी नर्व कहीं ना कहीं गले की कंप्रेस हो रही है। और ऐसे नर्व पिंचिंग के केसेस को स्पेसिफिक ड्रग्स आती हैं, गाबापेंटिन या प्रीगाबालिन, उसके माध्यम से ट्रीट किया जा सकता है। कई बार पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि गले में आवाज़ आती है, मुझे चटचटाने की आवाज़ आती है। तो ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉर्मल एयर कई बार जॉइंट्स में हमारे किसी भी जॉइंट में जा सकती है, तो कई बार पॉपिंग या बॉबिंग या चटचटाने की आवाज़ आती है। तो ये कई बार बहुत रात में आती है, तो पेशेंट्स इसको लेके काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा ये जो सिम्टम है ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। जो अगले जो सिम्टम की जो मैं बात करूँगा वो है डिजीनेस या ब्लैकआउट, या अचानक
अपने आंखों के सामने अंधेरा हो जाना या गिर जाना, 5 सेकंड के लिए बेहोश हो जाना। इस सिम्टम के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण ये भी है हमारे सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से भी ये होता है। अगर इसको डेप्थ में जाएँ कि डिज़ीनेस, चक्कर आना या चक्कर खा के गिर जाना, ये सर्वाइकल की कौन-सी प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो इसके बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूँ, तो सर्वाइकल स्पाइन के साथ में वर्टिब्रल आर्टरी मूव करती हैं। तो ये कई बार ये वर्टिब्रल आर्टरी, जब आपकी सर्वाइकल हड्डियों की जो संरचना है वो थोड़ी-सी ऑल्टर्ड हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो कई बार ये वर्टिब्रल आर्टरी दब जाती हैं। तो ये वर्टिब्रल आर्टरी का काम क्या होता है? वर्टिब्रल आर्टरी हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई करती हैं। तो जब ये आर्टरीज दब जाएंगी तो ब्रेन को ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, और उसके कारण से अंधेरा छा सकता है आंखों के चारों ओर, या जो मरीज है या कोई भी व्यक्ति है जो वो बेहोश होके गिर भी सकता है। अगला अगर मैं कारण बताऊं तो वो होता है स्पैज्म, यानी कि जकड़न आ जाना मांसपेशियों में, गले की मांसपेशियों में जकड़न आ जाना। तो ये भी एक बहुत ही माइल्ड सिम्टम है, और इसको हम लोग ओवर द काउंटर ड्रग्स, आप अपना किसी फार्मेसी में जाके पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट का कॉम्बिनेशन इसको लेके आप ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ सिकाई, हॉट या कोल्ड सिकाई करने से भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। और लेटेस्ट रिसर्च ये कहती हैं कि गर्म सिकाई ज़्यादा फायदेमंद होता है, बर्फ़ की सिकाई से ज़्यादा फायदेमंद, गरम करके सेकने से ज़्यादा फायदा होता है, जल्दी राहत मिलेगी आपको अपने पेन से। तो हम बात करें कॉजेज़ की कि क्या क्या कारण होता है कि हमारे गले में दर्द होता है, और हम लोग ऐसा कौन सा कारण है जो अपने दैनिक दिनचर्या से हटा सकते हैं कि हमें गले में दर्द ना हो। तो सबसे पहला कारण है कि एक लंबे समय तक एक ही पोजीशन में अपने गले को होल्ड करना, अपनी गर्दन को होल्ड करना। जैसे आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो लगातार 1 घंटे काम कर रहे हैं एक ही पोजीशन में बैठ के, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है और अवॉइडेबल कारण है सर्वाइकल पेन का। और बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो गले में दर्द कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, चिंता रखना, आपका स्लीपिंग, वॉकिंग या सिटिंग पोस्चर ऑकवर्ड होना, नॉर्मल पोस्चर, अच्छा पोस्चर नहीं मेंटेन करना, गले के रिलेशन में कोई एक्सीडेंट हो जाना, कोई झटका आ जाना, कोई लचक पड़ जाना गले में, या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो मैंने पहले बोला था कि डिस्क जो आपके हड्डियों के बीच में जो होती है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है और नर्व को कंप्रेस कर देती है। तो इस डिस्क को निकल आना, डिस्क का बल्ज हो जाना, डिस्क का डिस्टॉर्ट हो जाना, इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी कहते हैं। इसकी वजह से भी सर्वाइकल पेन होता है। और हम बात करें कि छोटा स्पेल या कम ड्यूरेशन का पेन है, तो आप ओवर द काउंटर, मैंने पहले ही बताया, पेन किलर या मसल रिलैक्सेशन का कॉम्बिनेशन लेके ठीक कर सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं या जेंटल स्ट्रेचेस कर सकते हैं। अगर आपको लंबे समय तक पेन है या ऐसा पेन जो जा नहीं रहा है, तो उसके लिए आप अपने किसी डॉक्टर को या किसी अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को दिखाएं, उससे राय लें। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपने पोस्चर के बारे में, हम लोग कैसे अवॉइड करें। मैंने बताया था कि अपना अच्छा स्लीपिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर रखना या काम करने के टाइम अच्छा पोस्चर रखना। तो व्हाट इज़ अ गुड पोस्चर? तो सबसे पहले हम लोग स्लीपिंग पोजीशन की बात करते हैं, क्योंकि अमूमन इंसान 6 से 8 घंटे सोता है। अगर स्लीपिंग के दौरान, सोने के दौरान आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो आपको सर्वाइकल पेन की समस्या से जूझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग अच्छे स्लीपिंग पोजीशन की बात करें तो व्हाट इज़ द करेक्ट स्लीपिंग पोजीशन? इसमें हम लोग का जो हेड होता है, सबसे पहले हम लोग अपने हेड को सही तरीके से पोजीशन करें, या अगर हम लोग किसी करवट पे लेटते हैं तो हमारी गर्दन और कमर वो एक सीधी लाइन में होनी चाहिए, वो एक हॉरिजॉन्टल रेखा में होनी चाहिए, बेड के पैरेलल होना चाहिए हमारी नेक और हमारी पूरी स्पाइन, अगर हम लोग करवट पे लेटते हैं। या अगर हम लोग पीठ पे सोते हैं तो हम लोग का जो नेक का जो नॉर्मल कर्वेचर होता है वो सोते टाइम मेंटेन होना चाहिए। और हम लोग का जो पिलो होता है ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ लोग 2-3 पिलो लगा के सोते हैं, ये बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिस है। या बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए, बहुत लोग पिलो लगा के नहीं भी सोते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक कंफर्टेबल करेक्ट हेड पोजीशन होनी चाहिए जिसमें हमारी गर्दन और हमारी रीढ़ की हड्डी पूरी एक लाइन में होनी चाहिए। हमारा जो मैट्रेस है वो ना तो बहुत हार्ड होना चाहिए ना बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। कई लोग
बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सॉफ्ट मैट्रेस पे सोते हैं, जिसपे उनका जो बॉडी का कर्वेचर होता है वही डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ऐसे मैट्रेसेस से अवॉइड करना चाहिए। ना ज़्यादा नरम होना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। सोते टाइम हम लोग बिल्कुल हमारी गर्दन और स्पाइन एक सीधी स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। कई बार हम लोग बेड पे बैठ के टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं या लैपटॉप पे भी काम करते हैं। तो व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन अगर आप बेड पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को सबसे पहले तो पीठ पे पिलो लेना चाहिए और पूरी स्पाइन और नेक हमारी एक पूरी सीध में होनी चाहिए। और कोशिश करें कि अगर हमारे हाथ में फ़ोन है या लैपटॉप है तो वो हमारे आई के लेवल पे आए, मतलब इतना ऊंचा होना चाहिए कि वो हमारे आई के लेवल पे रहे, हमारा फ़ोन या लैपटॉप या जो भी डिवाइस जिस पे हम काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग को अपनी गर्दन नीचे करने की बजाय अपने आई की गेज़ को नीचे करना चाहिए, ताकि हम आई की गेज़ को नीचे करके स्क्रीन को देखें। गर्दन नीचे करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम बाद आपको स्पैज्म और गर्दन में दर्द होने लगेगा। अगर आप बैठ के सिटिंग जॉब करते हैं, कंप्यूटर पे जॉब करते हैं, तो उसके लिए करेक्ट सिटिंग पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट सिटिंग पोस्चर के दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका टेबल जिस पे आपका डिवाइस वर्क स्टेशन या कंप्यूटर रखा है, दूसरा आपका चेयर और आपकी अपनी खुद की पोजीशन। तो अगर हम बात करें टेबल की, तो उसकी टेबल की हाइट करीब 72 टू 75 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और उस पर जो कंप्यूटर या वर्क स्टेशन या जो भी लैपटॉप जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि वो आपकी आई के लेवल तक रहे। आपको गर्दन ना नीचे नहीं करनी है, स्क्रीन पे देखते टाइम आपको अपनी गर्दन नहीं नीचे करनी है, वो आपके आई के गेज के लेवल पे होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, सीधी आई के लेवल पे हमारा कंप्यूटर होना चाहिए। और प्रयास करें अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पैडिंग रहे, और अगर आप टाइपिंग करते हैं लंबे समय तक तो आपका जो हाथ का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से 100 डिग्री के आसपास रहे। ठीक है, अब हम बात करें आपकी सिटिंग पोस्चर की, तो सबसे पहले तो फुट रेस्ट का अगर है आपके पास ऑप्शन तो बहुत अच्छा है। फुट रेस्ट इज़ वेरी यूजफुल। अगर नहीं है तो आप अपने वर्क स्टेशन पे एक फुट रेस्ट आराम से बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और बैठते टाइम आपका गुड लंबार सपोर्ट, बैक का अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। ऐसी चेयर पे बैठें जो आपको बैक को स्ट्रेट रखे, बैक को प्रॉपर सपोर्ट करे। साथ ही साथ थाई सपोर्ट, जो लोग इग्नोर करते हैं, थाई का लेग के लिए सपोर्ट बहुत आवश्यक है। आपके जो पैर हैं, जो थाइज हैं स्पेसिफिकली, वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वो फ्लोर के एकदम पैरेलल होना चाहिए। और अगर चेयर की हाइट की बात करें तो 38 टू 55 सेंटीमीटर्स हाइट की चेयर, आप अपने हाइट के अनुसार उसको एडजस्ट कर सकते हैं। 38 टू 55 सेंटीमीटर्स की हाइट की चेयर एक अच्छा प्रैक्टिस रहेगा अगर आप कर पाएँ। अगर आप हाइड्रोलिक चेयर यूज़ करते हैं तो उसको 38 टू 55 सेंटीमीटर्स की हाइट पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। लंबे समय तक कोई भी पोस्चर मेंटेन ना करें, बीच बीच में 30, 40, 45 मिनट्स बाद उठ के रिलैक्स करें। टेस्ट, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो अगर आपको गले में दर्द हो रहा है तो आप कराएं, जिससे आपको अपने गले के बारे में पता चले, इंफॉर्मेशन मिले। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरे, नेक का एक्सरे कराएंगे। उसमें हम लोग को अपने गले की हड्डियों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई ऐसी बोनी आउटग्रोथ तो नहीं है जो हमारे नर्व्स को दबा रही है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन नेक के एक्सरे से मिलेगी। दूसरा इन्वेस्टिगेशन है सीटी स्कैन का। सीटी स्कैन से थोड़ा सा एक्सरे से ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन मिलती है, ज़्यादा मात्रा में डिटेल मिलती है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो है एमआरआई का। एमआरआई सर्वाइकल, अगर गले में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम में बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि इससे हम लोग को हड्डी के बारे में पता चलता है, और जो हड्डी के बीच में जो डिस्क होती है जो कई बार डिस्प्लेस हो जाती है, उसके बारे में पता चलता है। साथ ही साथ जो हमारा सर्वाइकल कॉर्ड जो होता है, जिससे नर्व्स सारी पास होती हैं, नर्व्स हमारी दब रही है कि नहीं, या कितनी दब रही है, माइल्ड कंप्रेशन है, मॉडरेट है या सीवियर है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन एमआरआई से मिलती है। और चौथा टेस्ट है नर्व कंडक्शन स्टडी, जिसमें कई बार जो मैं प्रॉब्लम बता रहा था कि नमनेस, सुन्न पड़ जाना, झंझनाहट होना, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप नर्व कंडक्शन स्टडी कराएं। इन चारों टेस्ट में बेस्ट होता है एमआरआई का टेस्ट। अगर आपको नेक पेन है तो एमआरआई सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट, सबसे अच्छा टेस्ट रहेगा, जो आपको क्या स्टेज है डिजीज का, आपका माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, या क्या नर्व दब रही है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, के बारे में पूरी होलिस्टिक इंफॉर्मेशन एक एमआरआई स्कैन से आपको मिल जाएगी। तो हम बात करें माइल्ड डिजीज के बारे में, या अगर आपको मामूली डिजीज है तो उसको, मॉडरेट और सीवियर डिजीज के लिए तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। माइल्ड डिजीज आप अपने आप घर पे ठीक कर सकते हैं।
सबसे पहले अगर माइल्ड डिजीज है तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। जो लोग रोज वॉक करते हैं तो उनमें रिसर्च में पाया गया है कि वो नेक या बैक पेन उनको काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आप क्या है, एक सॉफ्ट नेक ब्रेस या सर्वाइकल कॉलर जिसको बोलते हैं। सर्वाइकल कॉलर बहुत टाइप के आते हैं, तो ये हमारा जो कॉलर है इसके माध्यम से हमारे जो गले की मांसपेशियां होती हैं उनको थोड़ा सा आराम मिल जाता है, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, तो स्पैज्म वगैरह जो होता है वो कम हो जाता है। कुछ लोग होते हैं कि नेक सर्वाइकल कॉलर जो है वो लगा के सो जाते हैं या आप दिन में 12-12 घंटे पहने रहते हैं। ये एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। हम लोग को सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशंस में, जब आपको पेन हो रहा हो या जब आपका पोस्चर ऑकवर्ड रहता हो, तभी नेक ब्रेस पहनना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक नेक ब्रेस या सर्वाइकल कॉलर आप पहनेंगे तो आपकी जो गले की मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी और आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। मैं आपको कुछ कॉमन एक्सरसाइजेस भी बताना चाहूँगा। फिजिकल थेरेपी की एक्सरसाइजेज हैं, फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज हैं जो आपके गले और कंधे की मसल्स को मजबूत करेंगी और सर्वाइकल पेन से लड़ने में आपकी मदद करेंगी। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज नहीं बताऊँगा, ऐसी एक्सरसाइज बताऊँगा जो 5 से भी कम मिनट में आप अपने ऑफिस में कर सकते हैं या अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है नेक स्ट्रेच। इसके लिए सबसे पहले आप खड़े हो जाएं, अपने बॉडी को स्ट्रेट रखें। जब आप खड़े हैं, अपने गर्दन और बॉडी को स्ट्रेट रखे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल पोजीशन। फिर हम लोग को अपने चिन को ऊपर ले जाना है और अपने गले को स्ट्रेच करना है और अपनी मांसपेशियों को टेंस करना है। अब इस पोजीशन में मेंटेन करेंगे, 5 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर हम लोग अपनी जो न्यूट्रल पोजीशन मैंने बताई थी उस पोजीशन पे लाके होल्ड करेंगे, अपनी मांसपेशियों को रिलैक्स करेंगे, फिर से 5 तक गिनती करेंगे। इस एक्सरसाइज को 5 बार दोहराएंगे। तो इस एक्सरसाइज का नाम है नेक स्ट्रेच। दूसरी एक्सरसाइज है जो आप आराम से कहीं भी ऑफिस में कर सकते हैं, इसको बोलते हैं नेक टिल्ट। इसमें हम लोग अपने नेक को नीचे ले जाएंगे, टिल्ट करेंगे नीचे की तरफ और अपनी जो चिन होता है उसको हम लोग चेस्ट से टच कराएंगे और अपनी मांसपेशियों को टेंस करेंगे इस पोजीशन में और 5 तक गिनती करेंगे। उसके बाद फिर से अपनी गर्दन हम लोग सीधी कर लेंगे और न्यूट्रल पोजीशन में अपनी गर्दन मेंटेन करेंगे, 5 तक गिनती गिनेंगे और फिर इसी एक्सरसाइज को हम लोग 5 बार दोहराएंगे। जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है नेक टिल्ट साइड टू साइड। इसमें हम लोग अपना जो ईयर है वो अपने कंधे के पास लेके जाएंगे और उस अपने कंधे और ईयर को आपस में टच करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अपनी जो नेक की मसल्स होती हैं उनको टेंस करेंगे और इस पोजीशन को 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 5 सेकंड तक होल्ड करने के बाद फिर हम जो न्यूट्रल पोजीशन थी उसमें लेके जाएंगे। सेम प्रक्रिया, हम पहले अगर दाईं तरफ गए थे तो अब बाईं तरफ या लेफ्ट साइड जाएंगे, अपने ईयर को अपने शोल्डर तक टच कराने का प्रयास करेंगे, 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, नेक की मांसपेशियों को टाइट करके रखेंगे और 5 सेकंड तक होल्ड करने के बाद फिर उसको न्यूट्रल पोजीशन में धीमे धीमे लेके जाएंगे और इस एक्सरसाइज को हम अपना 4 से 5 बार रिपीट करेंगे। अगली एक्सरसाइज है वो है नेक टर्न। ये भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें हम पूरा अपना गर्दन जो है पूरा टिल्ट करेंगे, टर्न करेंगे, एक तरफ देखेंगे और 5 बार काउंट करेंगे, होल्ड करेंगे, अपनी नेक मसल्स टाइट करेंगे। उसके बाद 5 सेकंड तक होल्ड करने के बाद अपनी नेक को फिर से न्यूट्रल पोजीशन में लाएंगे और फिर यही प्रक्रिया अपने अपोजिट साइड रिपीट करेंगे, 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे और फिर न्यूट्रल पोजीशन पे ले आएंगे। साथ ही साथ नेक की एक्सरसाइजेस के अलावा बैक की एक्सरसाइज अगर आप इसमें ऐड ऑन कर लेंगे तो काफ़ी रिलीव होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। ये बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेज हैं। अगर इस पोजीशन में आप मेंटेन करेंगे 5 सेकंड तक, 5 बार काउंट करेंगे, फिर न्यूट्रल पोजीशन में ले जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आप खड़े होकर भी कर सकते हैं या अपना नील पे बेंड करके, नी जॉइंट पे बेंड करके भी नेक एक्सटेंशन या बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये भी काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी इमीडिएट रिलीफ दे देता है कई बार पेशेंट्स को अपने सिम्टम्स में। लास्ट मैं बात करूँगा कि कई बार ये सब करने के बावजूद भी जो गले का दर्द होता है, जो नेक पेन होता है, वो कई बार रिलीव नहीं होता है, तो उसके लिए हमको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर यूजुअली MRI का टेस्ट कराएगा। उसमें कई बार अगर नर्व बहुत ज़्यादा दब रही है, मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ है, तो कई बार ऑपरेशन करना पड़ सकता है। ऑपरेशन में हम लोग जो
डिस्क जो निकल गई है अपनी जगह से उसको रिमूव करने का अटेम्प्ट करते हैं, या कोई बोनी जो ग्रोथ होती है वो अगर प्रेस कर रही है तो उसको हटाने का अटेम्प्ट किया जाता है, या कई बार नेक की हड्डियों को जोड़ने का अटेम्प्ट किया जाता है ताकि हमारी प्रॉब्लम और एग्रेवेट ना हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने समय दिया। अब मैं नेक्स्ट और अच्छा टॉपिक लेके फिर आपके पास प्रस्तुत होता हूँ। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।